ये आरएमआर क्लासिफिकेशन का वैल्यू याद है क्या? एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया है कि आरएमआर का वैल्यू 72 है, तो रूफ का क्लास क्या है, मतलब रॉड का क्लास क्या है, किस कैटेगरी में आएगा, पुअर आएगा, गुड आएगा, वेरी गुड आएगा, कैसा आएगा? तो ये याद है क्या? आरएमआर क्लासिफिकेशन बताइए तो 72 किस रेंज में आता है? जैसा कि मैंने बताया था उसमें क्लासिफिकेशन है ना, 0 से 20, 21 से 40, 41 से 60, 61 से 80, 81 से 100। बीच वाले तो फेयर कर देंगे, इसके ऊपर हो जाएगा पुअर, ये हो जाएगा वेरी पुअर, और इसके आगे ये हो जाएगा गुड, और ये हो जाएगा वेरी गुड। तो 72 इस रेंज में आ रहा है, तो इसका आंसर आपका गुड हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है, आर एम आर वैल्यू दे दिया है 50, विड्थ ऑफ द गैलरी, विड्थ ऑफ द गैलरी ये दे दिया है 4.5 मीटर। तो पूछ रहा है लेंथ ऑफ रूफ बोल्ट। लेंथ ऑफ रूफ बोल्ट का फॉर्मूला मैं बताया था क्या? लेंथ ऑफ रूफ बोल्ट का यस या नो करिए। देखिए, मैं लेंथ ऑफ रूफ बोल्ट का बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग रिलेशन दिए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है वो दो तरह का है। एक तो अपना जो बिनियोस्की दिया है, B/3, ये क्या सिर्फ कितना विड्थ है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लिया है कि लेंथ ऑफ रूफ बोल्ट कितना चाहिए। और एक और रिलेशन है, एक उनल करके साइंटिस्ट हैं, इन्होंने दिया है, इन्होंने आरएमआर को भी इंक्लूड किया है अपने फॉर्मूले में। तो इन्होंने दिया है B/2 इंटू 100 माइनस RMR बाय 100, इन्होंने ये फॉर्मूला दिया है। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में अपने लोग को RMR भी बताया है क्वेश्चन में, तो जब RMR का डेटा दिया है तो हम लोग RMR वाले फॉर्मूला से करेंगे। नहीं दिया रहता, सिर्फ विड्थ दिया रहता, तो फर्स्ट वाले से कर लेते। ठीक है, तो इसमें अपना क्या आ रहा है, B/2 मतलब 4.5/2 इंटू 100 माइनस RMR। RMR कितना है 50, तो 100 माइनस 50 50 हो जाएगा, 50/100 कैंसिल आउट हो गया, ये भी 2। तो ऊपर 4.5 और नीचे 4, 4.5/4 सॉल्व कर लीजिए, 1.125 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4.5/4, 4.5/4, 1.125, ये आंसर आ जाएगा बी। क्लियर है ये दोनों क्वेश्चन? क्लियर है या नहीं बताइए एक बार।
हाँ जी, ये सब क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा थ्योरी करेंगे, क्योंकि उसके बिना तो ये सब समझ में आएगा नहीं। यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज हम लोग करेंगे शियर स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक। तो पहले इसके बारे में बैकग्राउंड समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ शियर स्ट्रेंथ चल रहा है ना, जिसको आराम से पहले समझेंगे उसके बाद। तो अभी तक हम लोग स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला वगैरह समझ लिए। ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला वगैरह समझ लिए, है ना, ब्राजीलियन मेथड और ये सबसे। टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला समझ लिए। अब शियर करेंगे। शियर में पंच शियर टेस्ट भी हम लोग समझ लिए हैं, लेकिन शियर स्ट्रेंथ के बारे में अब होगा। तो जैसे अपना कोई रॉक सैंपल है, ठीक है।
इसमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई फोर्स लग रहा है एक्स और वाई डायरेक्शन में, ठीक है। कहीं पे कुछ क्रैक है, फ्रैक्चर है, इसमें क्या है कि शियर लोड भी आएगा। तो चलिए इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसमें शियर लोड आएगा। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए इसके बीच में कोई डिसकंटिन्यूअस प्लेन है, तो उसमें कुछ ना कुछ शियर लोड आएगा। तो शियर लोड का एक डायरेक्शन होगा कि किसी एक स्पेसिफिक एंगल पे वो शियर लोड आ रहा है। तो हम लोग कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं कि हमारा जो प्लेन ऑफ ओरिएंटेशन है, जैसे जो एक्स वाई एक्सिस है, उसको इस तरह से हम लोग चेंज करते हैं कि जो शियर स्ट्रेस है, जो शियर स्ट्रेस है उसका वैल्यू उस एक्सिस से कोइंसाइड कर जाए। मतलब क्या, वो वैल्यू जीरो हो जाए। मतलब एक्स वाई एक्सिस है, जैसे आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। मान लीजिए ये एक्स वाई एक्सिस है किसी चीज़ का, और यहाँ पे हमको एक कोई शियर डायरेक्शन मान लीजिए मिल गया, है ना। इस डायरेक्शन में शियर है, ये कुछ भी एंगल मान लीजिए अल्फा। तो अपने पास दो ऑप्शन है कि या तो इसी एंगल पे, इसी प्लेन पे अपना सारा कैलकुलेशन करें। तो ये अल्फा क्या आपको हर जगह लेके चलना पड़ेगा, इससे परेशान होना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम लोग अपना एक एक्सिस ही बदल लें, एक्सिस ही ऐसा बना लें। अब जैसे यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस था, मान लीजिए यहाँ हमारा ए बी एक्सिस है। इसमें क्या आपका शियर का डायरेक्शन ही यही हो गया, तो कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो उस एंगल का वैल्यू हो जाएगा जीरो। बस हम लोग क्या करेंगे, सारा कैलकुलेशन ए बी एक्सिस में कर देंगे, और लास्ट में क्या करेंगे कि बीच में ए और एक्स के बीच में जो भी रिलेशन है, मान लीजिए ए कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स है, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे ए का वैल्यू एक्स बाई कॉस अल्फा डाल देंगे, ए का वैल्यू एकदम आखिरी स्टेप में। तो आपका क्या होगा, बाकी सारा कैलकुलेशन एकदम इजी हो जाएगा, तो इसमें कोई एंगल नहीं रहेगा शियर का। और जब सारा कैलकुलेशन हो जाएगा तो लास्ट में ए के जगह पर ये वैल्यू डाल देंगे, आपके एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाएगा। तो सॉल्व करने का दो तरीका होता है, या तो एक्स वाई में ही करते रहो, हर जगह वो अल्फा लेके उसको इंक्लूड किए रहो। दूसरा कि आप अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही चेंज कर लो, जिसमें आपको सबसे सिंपल पड़े। फिर आप सारा कैलकुलेशन, सारा सॉल्यूशन कंप्लीट कर दो। लास्ट स्टेप में आपका जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो एक्सिस था, उसमें उसको कन्वर्ट कर लो, जो भी रिलेशन से आ रहा है उससे। थोड़ा बहुत पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उतना भी नहीं चल रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। अभी तक कुछ डाउट है वैसा तो मैसेज कीजिए। अभी तक कोई डाउट है वैसा तो मैसेज कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने केस में यहाँ पे करेंगे कि जैसे इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे जहाँ पे शियर स्ट्रेस ज़ीरो है। तो जैसे हमारा ये रॉड सैंपल है, ठीक। तो इसको भी मान लीजिए कि हम चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए इसको थीटा एंगल से रोटेट करा दिया, ठीक है। ये सिग्मा एक्स वाले सिस्टम का है, एक्स वाई वाले सिस्टम का, और ये 1 3 वाले सिस्टम का है। थीटा से रोटेट करा दिया।
तो इसमें क्या देखिए, हम उसको इस तरह से रोटेट करा दिए हैं कि यहाँ टाउ वाला कंपोनेंट जीरो हो गया है। टाउ ये जो शियर होता है ना, ये ऐसे ऐसे जो मैं खींचे हुआ हूँ, जो शियर वाला पार्ट है वो इसमें जीरो हो गया है। इसमें सिर्फ सिग्मा है, इसमें सिर्फ जो सिग्मा है। तो इस तो अभी क्या हो गया कि इसको हम लोग ऐसे प्लेन में कन्वर्ट कर दिए जहाँ पे शियर स्ट्रेस जीरो है। तो अभी इसको थीटा एंगल पर रोटेट किए, शियर स्ट्रेस जीरो हो गया। तो इसी को हम लोग प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन है जहाँ पे शियर स्ट्रेस जीरो है। ठीक है, क्लियर है। और प्रिंसिपल प्लेन पे जो स्ट्रेस होता है उसी को प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं। तो पहले प्रिंसिपल प्लेन समझिए, एक ऐसा प्लेन जहाँ पे शियर कंपोनेंट जीरो हो। ठीक, ऐसा प्लेन जहाँ पे स्ट्रेंथ का शियर कंपोनेंट जीरो हो, वो हो जाएगा प्रिंसिपल प्लेन। और प्रिंसिपल प्लेन पे जो स्ट्रेस होता है, जैसे सिग्मा वन और सिग्मा थ्री है, वो हो गया प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे किसी भी क्वेश्चन में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दे दिया, अब उसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछेगा कि इस प्लेन में प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दे दिया है और एंगल दे दिया है कि इतने एंगल पर डिसकंटिन्यूटी है, तो उसका प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे। तो ये सब चीज़ हम लोग पूरा डेरिवेशन से लेके चलेंगे। ठीक है, कि डायरेक्ट फॉर्मूला पे जाएंगे तो आगे दिक्कत आएगा, समझ में आएगा नहीं। तो सीधा डेरिवेशन पे लेके चलेंगे। तो इसमें एक सबसे फेमस क्राइटेरिया होता है मोर कूलम्ब क्राइटेरिया, जिसको मोर सर्किल के थ्रू बताया जाता है। तो अभी उसके बारे में स्टार्ट करते हैं कि मोर सर्किल क्या होता है, उसको कैसे समझना है, नहीं समझना है, उस पर चलेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन ये सब पता चल गया। कुछ क्लियर हुआ है तो मैसेज कीजिए। प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन ये सब कुछ क्लियर हुआ क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई कमेंट नहीं आ रहा आप लोगों का।
कोई डाउट? कोई आज कुछ नहीं पूछिए था क्या आज? कोई डाउट नहीं है किसी को, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए फेलियर प्लेन है। जब भी किसी सैंपल को थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो उसको मोर सर्किल डायग्राम में 2 थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये ध्यान रखना है, जब भी सैंपल अगर थीटा एंगल से रोटेट होगा तो मोर सर्किल डायग्राम में वो टू थीटा से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, ये आपका फेलियर प्लेन है। ये जो लाइन में जो ड्रॉ किया हूँ ना, ये फेलियर प्लेन है। जो ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ये सिग्मा 1, ये सिग्मा 3, ये पॉइंट, ये पॉइंट सिग्मा 3, ये पॉइंट सिग्मा 1। ऐसा क्यों लिए हैं ये भी मैं बताऊंगा। और ये मतलब ये है मैक्सिमम वाला, ये मिनिमम वाला, और ये किसी एंगल पे एक फेलियर प्लेन है उसका बीच का। तो इसका भी निकल जाएगा अपने को सिग्मा, और टाउ एक्स कोमा वाई उस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी एक एंगल पे। अगर थीटा एंगल पे करना है तो यहाँ 2 थीटा का डायग्राम बना के उसको नोटेशन दे देंगे। ठीक, जैसे इसको पॉइंट ए मान लिया, इसको पॉइंट बी मान लिया, तो इसका भी कोई सिग्मा और टाउ होगा, है ना? कोई सिग्मा और टाउ होगा। इसका भी कुछ सिग्मा और टाउ होगा।
डायरेक्शन पे बाद में आएंगे, अभी आपको कैलकुलेशन पार्ट पहले समझाते हैं। ठीक है, सिग्मा टाउ हो गया, ए बी हो गया, सिग्मा वन सिग्मा थ्री, ठीक है, टू थीटा। थीटा तो आप लोग समझ गए पहले। थीटा एंगल फ्रॉम सिग्मा वन टू सिग्मा, ठीक है, सिग्मा वन से सिग्मा की तरफ का एंगल है। ये जो एक्स एक्सिस है ये सिग्मा का लिया है स्ट्रेस का, इसका सिग्मा वन इसलिए लिया है क्योंकि इस स्ट्रेस वाले लाइन पे, मतलब इस एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है, जिससे ज़्यादा वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ जीरो से बढ़ेंगे तो सबसे पहला जो टच किया वो तो मिनिमम होगा, है ना, इतना वैल्यू। मतलब इस सर्किल के सारा पॉइंट को कंसीडर कीजिए, इस सर्किल के सारा पॉइंट में कौन सा वैल्यू है जो यहाँ सेंटर से एक्स एक्सिस पे सबसे नज़दीक है, वो मिनिमम वैल्यू हो गया स्ट्रेस का। और कौन सा पॉइंट है जो सबसे दूर है, वो मैक्सिमम वैल्यू हो गया स्ट्रेस का। तो यहाँ जीरो से बढ़ते जाएंगे तो सर्किल पे सबसे पहला पॉइंट ये टच करेगा, तो ये हो गया मिनिमम, है ना, तो ये हो गया मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। यहाँ पे टाउ का वैल्यू भी जीरो है क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस में काम कर रहे हैं और ये एक्स एक्सिस पे ही है, कोई वाई का कंपोनेंट है नहीं, तो ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और इसी में आप इसमें आगे बढ़िए या इस रास्ते से बढ़िए या इस रास्ते से बढ़िए, किसी भी रास्ते से बढ़िए, सबसे आगे जो एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है वो ये पॉइंट है। तो ये हो गया सिग्मा वन, ये हो गया मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्योंकि इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है। इसके आगे तो फिर सर्किल का कोई पार्ट ही नहीं है, इसलिए यही हो जाएगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। सिग्मा वन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और सिग्मा थ्री माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, क्लियर है। और सिग्मा और टाउ जो मैं ऐसे ही नॉर्मल लिखा हूँ, एक्स वाई ये सब भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया सिग्मा एंड टाउ एट एन एंगल थीटा, ठीक। अब यहाँ देखिए बहुत क्वेश्चन में क्या करता है कि आपको सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई ये सब में वैल्यू दे देगा और आपको बोलेगा मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए, ठीक। तो जैसे यहाँ मान लीजिए इसको हम सिग्मा एक्स टाउ एक्स मान लेते हैं, टाउ तो खैर दो प्लेन में लेना पड़ेगा, टाउ एक्स वाई मान लिया, और यहाँ पे सिग्मा वाई आउट बनाने दिया। तो सबसे पहले चलिए हम लोग ये सेंटर कैलकुलेट करते हैं कि सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है, इस सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, उसी के रेफरेंस में बाकी सारा निकल जाएगा। तो पहले इस सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक। तो इस सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, यहाँ तक तो पता है कि सिग्मा थ्री है, ये डिस्टेंस सिग्मा थ्री है। तो यहाँ सिग्मा थ्री से सेंटर का ये डिस्टेंस पता चल जाए तो ये टोटल जो है इससे अपने को इस सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इस सेंटर को सी फॉर सेंटर डिनोट कर देते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या है, ये स्मॉल सर्कल का रेडियस है। तो सिग्मा थ्री में अगर इस रेडियस को जोड़ पाए तो अपने को सी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, ठीक। रेडियस कैसे निकलेगा, देखिए ये पॉइंट है सिग्मा वन, मतलब, तो और नीचे आते हैं,
इस एक्सिस से लेके यहाँ तक ये पूरा डिस्टेंस है सिग्मा 1 और ये है सिग्मा 3। ये है सिग्मा 3। ठीक, तो ये डिस्टेंस जो यहाँ तक सिग्मा 1 है इसमें ये सिग्मा 3 माइनस कर दें। सॉरी, सिग्मा 1 तो यहाँ तक है ना, सिग्मा 1 यहाँ तक है। ठीक है, सिग्मा 1 यहाँ तक है, तो ये पूरा डिस्टेंस है सिग्मा 1 और इसको यहाँ सेंटर तक का माइनस कर दें सिग्मा 3, मतलब ये स्टार्टिंग तक का ये पॉइंट। तो ये जो बीच का है देखिए यही तो डायमीटर है, यही तो डायमीटर है। तो ये जो बीच का पोर्शन है ये यही इस सर्कल का डायमीटर है, इसको डायमीटर लिखते हैं। तो डायमीटर का वैल्यू आपका क्या आ गया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डाया। कोई दिक्कत इसमें, देख लीजिए यहाँ तक सिग्मा 1 है, यहाँ तक सिग्मा 3 है, दोनों को माइनस कर दिया तो इतना डिस्टेंस आ गया, यही डिस्टेंस हमारा डायमीटर है। इसका रेडियस निकालना हो, जैसे मैं रेडियस बोला तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2, क्योंकि रेडियस तो होता है डाया बाय 2। ठीक, तो ये इस सर्कल का रेडियस आ गया। यहाँ तक कोई डाउट? अब सर्कल का रेडियस आ गया तो अपने को सी का कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। कैसे? सी पे भी अपना वाई एक्सिस तो जीरो है क्योंकि एक्स पे ही है, टाउ तो जीरो है। तो सी का वैल्यू एक्चुअल में हो जाएगा सिग्मा 3, मतलब यहाँ तक और प्लस ये वाला यहाँ से सेंटर पे आ जाए, तो ये है आर, है ना, रेडियस है ना यहाँ से यहाँ। तो सिग्मा 3 प्लस आर, ये हो जाएगा सी का कोऑर्डिनेट। तो इसी को लिख सकते हैं सिग्मा 3 प्लस आर, एक्चुअली में क्या है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2। अभी सॉल्व किया यहाँ पे, यहाँ से उठाया। ठीक है, यहाँ से उठाया, कोई दिक्कत? इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिएगा इस चीज़ को, तो आर का वैल्यू आ जाएगा आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा, यही था ना लिखा हुआ लास्ट पेज पे, ये लिखा हुआ था। एलसीएम लीजिए, पूरा में 2 हो गया, ये 2 सिग्मा 3 हो गया प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। तो सिग्मा 1 एज इट इज और 2 सिग्मा 3 से 1 सिग्मा 3 गया तो 1 सिग्मा 3 बच गया बाई 2। इसको आप आराम से याद भी रख सकते हो। आर बोल रहा हूँ, ये सी है, पॉइंट सी सेंटर का कोऑर्डिनेट, पॉइंट सी सेंटर का कोऑर्डिनेट 61 प्लस 63/2, वाई कंपोनेंट तो जीरो है ही। क्लियर हुआ? पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 और वाई जीरो क्रोमा जीरो कैसे आया? ये चीज़ क्लियर हुआ क्या? कमेंट कीजिए। पूरे डायग्राम को एक बार दोबारा से समझ लीजिए ठीक से, 2 मिनट समय लीजिए और पूरे डायग्राम को और अभी तक का जो कैलकुलेशन है उसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर चीज़ आगे बढ़ जाएगी तो पीछे वाला फिर देख नहीं पाओगे आप लोग।
क्लियर है क्या अर्चिता, आपको समझ में आया? यहाँ तक का क्लियर है क्या? ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो अभी जैसे मैं सिग्मा एक्स जो है, मान लीजिए सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई हमको निकालना है सिग्मा वन और सिग्मा थ्री के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब सिग्मा वन सिग्मा थ्री नोन है और सिग्मा एक्स निकालना है किसी एंगल पे। तो वो कैसे निकलेगा, पहले ये करेंगे और बाद में फिर जस्ट इसका अपोजिट करेंगे कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई ये सब चीज़ पता है, तो उससे सिग्मा वन और सिग्मा थ्री कैसे आएगा बताते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ये डायग्राम एक बार फिर से इसको एक सेपरेट पेज पे बना लेने से ज़्यादा अच्छा रहता है।
ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। एक पेज में इसको सेपरेट रख लेंगे ताकि बार बार ना बनाना पड़े। तो यही एंगल है 2 थीटा, ये सिग्मा एक्स, ये वाई प्लेन में है ना, सिग्मा एक्स, टाउ एक्स वाई, इधर सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई, ये सिग्मा 3, ये सिग्मा 1, ये सेंटर पॉइंट सी, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ए और बी, ये सिग्मा, ये टाउ, यही चीज़ है। अभी क्या हम लोग सी का कोऑर्डिनेट निकाल दिए, ठीक है। अब अगला एम हमारा है कि इस ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई दे दिया, मान लो मुझे एक्स से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ सिग्मा 1 और सिग्मा 3 दिया हुआ है, इससे मतलब है। ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कैसे निकालूंगा। बोल दिया कि ए पॉइंट पे बताइए कि कितना इसका, फिर इसका मतलब स्ट्रेस कितना होगा और शियर स्ट्रेस कितना होगा, है ना। नॉर्मल और शियर ये दोनों स्ट्रेस पूछा तो नॉर्मल स्ट्रेस तो वही सिग्मा एक्स हो जाएगा और शियर हो जाएगा टाउ एक्स वाई। तो अपने को ये दो वैल्यू निकालना है। सिग्मा एक्स क्या होगा, टाउ एक्स वाई क्या होगा, और अपने को सिग्मा 1 सिग्मा 3 और थीटा नोन है। तो सी पॉइंट तक तो हम लोग पहुंच ही गए हैं। अब ये वाला पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट है अपना यहाँ के हिसाब से सिग्मा एक्स का पॉइंट, है ना, ये वाला पॉइंट सिग्मा एक्स का। तो अपने को मेनली ये डिस्टेंस चाहिए सेंटर से लेके यहाँ तक का, है ना, सेंटर से लेके यहाँ तक का। जैसे ए पॉइंट है तो इसका प्रोजेक्शन मान लो ए डैश है। तो अपने को अगर सेंटर तक का डिस्टेंस नोन है, तो अगर सेंटर से ए डैश का मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो सेंटर से ए डैश आपका कैसे मिलेगा, देखो सीधा इसको अभी आप रेडियस लिख सकते हो, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो अगर रेडियस से ले लें तो सी ए डैश क्या होगा, रेडियस कॉस 2 थीटा, यही होगा ना। सी ए डैश डिस्टेंस रेडियस कॉस 2 थीटा, यही होगा। अब रेडियस देखो हम लोग अभी निकाले थे, रेडियस कितना था, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डायमीटर होता है, इसका हाफ वही होता है रेडियस। तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, और ये कॉस 2 थीटा, ये हो गया सी ए डिस्टेंस। और अगर आप सिग्मा एक्स का कोऑर्डिनेट पूछो तो ये तो पूरा स्टार्टिंग से जाना पड़ेगा, है ना। तो उस यहाँ से क्या होगा, सेंटर से सी तक का कोऑर्डिनेट, है ना, सेंटर से इसको ओ बोल देते हैं। ये हो जाएगा सेंटर से सी का कोऑर्डिनेट प्लस सी से सी ए डैश का कोऑर्डिनेट, तब आ जाएगा पूरा ओ से लेके ए डैश तक का। ये यही इसका सिग्मा एक्स का वैल्यू हो जाएगा। देखो यहाँ तक आपको पता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 था सेंटर तक, और सेंटर के बाद आपका आया है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 कॉस 2 थीटा, यही हो गया अपना सिग्मा एक्स का वैल्यू। कोई दिक्कत, एकदम सिंपल से चलेंगे। कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। थ्योरी क्लियर रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे, सारा सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल मैनेज नहीं करना है। चलिए, तो इसी सिचुएशन में अब आपको टाउ का वैल्यू भी बता देते हैं। तो ये तो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस हो गया,
ये जो सिग्मा एक्स है ये नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। जो फाइनल वैल्यू आया वो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर में। सिग्मा एक्स आ गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 कॉस 2 थीटा। कलर चेंज कर देते हैं यार, ठीक है। चलो, और अपने को ये टाउ एक्स वाई चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू पता ही है, साइन 2 थीटा कर देंगे तो आ जाएगा टाउ वाला वैल्यू, आर साइन 2 थीटा, एकदम सिंपल। तो अगर टाउ एक्स वाई निकालना हो तो क्या हो जाएगा, आर साइन 2 थीटा। आर का वैल्यू अपने को पता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, यही है आर, और साइन 2 थीटा कर दो। ये आ गया आपको दोनों चीज का वैल्यू विथ डेरिवेशन। क्लियर है यहाँ तक? अभी थ्योरी समझिए, एक आध दिन और थ्योरी समझिए अच्छे से, फिर सारा क्वेश्चन एकदम बैक टू बैक हो जाएगा। तो सिग्मा एक्स अगर पूछे, सिग्मा 1 3 और थीटा दे दे, आप निकाल लेंगे। इनकेस फॉर्मूला भूल भी गए तो आप 2 लाइन खींच के डेराइव कर लेंगे, एकदम क्लियर है। टाउ पूछ ले, टाउ भी आप निकाल लेंगे अगर तीनों चीज पता है तो। अगर भूल भी जाए, ये डायग्राम बस माइंड में रखना है, भूल भी जाए तो तुरंत 1 मिनट के अंदर आप निकाल सकते हैं। एग्जाम में तो और इजी रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा, सिग्मा 3 मान लो 10 दिया है, सिग्मा 1 20 दिया है, तो सीधा हो जाएगा, 10 है 20 है तो डायमीटर 10 हो गया, रेडियस 5 हो गया, थीटा इतना हो गया, ओरल कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा। इतना तक क्लियर है तो बोलिए, इतना ही करेंगे।